आपने देखा होगा जो हमने एंट्रोपी का एक ग्राफ आपको बताया था, उसमें आपने क्या देखा था कि जो एरेव और बोकेर था। एरेव का मतलब है जो संध्या के समय जब शाम आती है तो उसमें आपको छाया के समान हो जाता है, लेकिन बोकेर जब आता है तो एक उजियाले का बढ़ता हुआ आपको दिखाई देता है। तो जब हम इसमें देखेंगे तो हम तीसरे दिन की बात कर रहे हैं। आज तीसरे दिन के अंदर आपने क्या देखा, एक सूखी भूमि के बारे में देखा और समंदर के बारे में देखा। अगर आप इसके इतिहास में जाएंगे तो इसके अंदर भी एक हमको सीखने के लिए मिलता है कि वैज्ञानिकों ने इसके अंदर क्या बातें हमारे सामने लाई है। अगर इसको इंग्लिश में देखा जाएगा तो ये इतिहास बनता है हाइड्रोलॉजी का, हिस्ट्री ऑफ हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी, बायोलॉजी, ये एक प्रकार से आपको शास्त्र के नाम है। बायोलॉजी जीव शास्त्र का नाम है और हाइड्रोलॉजी जल शास्त्र का नाम है। ठीक है, तो हम हाइड्रोलॉजी के बारे में देख रहे हैं क्योंकि हमने 9 वचन से लेकर जो हमने पढ़ा उसमें हमने क्या देखा, उत्पत्ति के पहले अध्याय के 9 वचन से 13 वचन तक हमने क्या देखा कि उसके अंदर परमेश्वर ने सूखी भूमि बनाई और समंदर बनाया। तो समंदर के बारे में हम अगर इतिहास को देखेंगे, वैज्ञानिकों ने क्या काम किया इसके अंदर, तो 1500 के शताब्दी में आप देख सकते हैं जो गलीलियो नाम का एक इंसान था, उसने थर्मोमीटर को तैयार किया था। उसकी वजह से वो गलीलियो नाम फेमस हो गया था। पहले तो उसने टेलीस्कोप बनाया था और फिर बाद में उसने तापमान, जो पानी का तापमान रहता है उसको गिनती करने वाला या उसको काउंट करने वाला, उसकी माप लेने वाला, नाप करने वाला, वो थर्मोमीटर बनाया। दूसरा अगर देखेंगे 16 शताब्दी में 1643 में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहता है, यानी वातावरण के अंदर कितना प्रेशर है, यानी कितना हवा का दाब है, अगर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर टोरिसेली नाम का एक जो वैज्ञानिक था उसने ये सारी चीज़ों को बनाया। फिर बाद में और एक है ऊंचाई के ऊपर हवा का दाब कितना रहता है उसके बारे में स्टडी करने वाला, वो एक उन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अल्टीट्यूड स्टडीज, ये सब टोरिसेलो 16 शताब्दी में 1643 के वैज्ञानिकों ने ये काम पूरा किया था, जिसको बैरोमीटर बोलते हैं। फिर 16 से 60 के शताब्दी में रॉबर्ट बॉयल जो है उसने प्रेशर के बारे में, यानी जो गैस रहता है, ओके, उसके बारे में उसने नाप करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट बनाया और इसके बारे में उसने कुछ स्टडीज जाहिर किया था, लोगों तक पहुंचाया था। और इसके लिए उसका एक स्टडी का नाम, जैसे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, वैसे एक रॉबर्ट बॉयल नाम का जो इंसान है उसके नाम से एक बॉयलर्स लॉ, ओके, ये एक बॉयलर्स लॉ ऑफ प्रेशर, इस प्रकार से उसके नाम का एक नियम देने वाला उसका एक अभ्यास तैयार हो गया। और उसके बाद एनीमोमीटर बनाया गया 1667 में, जो तेज हवाएं चलती है उसके बारे में वो गिनती कर सकता है। फिर एक समय आ गया जो 1700 का शताब्दी शुरू हो गया, उसके अंदर गैब्रियल जो है उसने बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, बर्फ बनने का और तापमान क्या रहता है और जो उबलते पानी का तापमान क्या रहता है उसके बारे में उसने नापने वाला एक यंत्र बनाया। इसके पहले ये जो हाइड्रोलॉजी है इसके बारे में और एक जानकारी निकाली गई थी कि जो पृथ्वी के ऊपर है वो एक चक्र में उसका पानी का तापमान उतरता बढ़ता रहता है। तो इसकी वजह से ये गैब्रियल डेनियल जो है फ़ारेनहीट, इसके नाम से वो तापमान को बताया गया। जैसे हम बोलते हैं ना सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहीट, ये उन्हीं के द्वारा बनाया गया यंत्र है। आगे जाकर 18 शताब्दी में हम देखेंगे कि जो बादल होते हैं उनको अलग अलग नाप कर पहचाना जा सकता था, ये प्रकार का यंत्र निकाला गया था। वो जो बनाने वाला था वो जॉन बतिस्ता उसका नाम है। उसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने जो है वो जो हवा की गति होती है वो घूमती है, कितनी तेज घूमती है उसके बारे में नापना शुरू किया था। उसके बाद जो पहला ये जो क्या कहते हैं उसे, हवा का जो वेदर का मैप बनता है ना, वेदर यानी किस प्रकार का अभी
समय चल रहा है, ओके, तो वो ग्रीष्म वायु, ओके, या तेज हवा या गर्म हवा, तो इस वेदर के बारे में जो चक्रीय जो तूफान आता है, ये सारा वेदर की जानकारी करने वाला फिर उसके बाद शुरू हो गया, 18 शताब्दी के बाद शुरू हो गया। अगर हम इसके बारे में देखेंगे तो ये पवित्र बाइबल में भी लिखा है, लेकिन ये वैज्ञानिकों ने उसको नाप कर देखने वाले यंत्र बनाए। लेकिन इसके बारे में ये सारी चीज़ें जो उन्होंने नाप करने के लिए निकाले, उनको समझ में आ रहा था, वैसा वैसा उन्होंने यंत्र ढूंढ ढूंढ कर निकाला। तब ये बातें अगर पवित्र बाइबल में देखेंगे तो हमको ये सारी बातें पवित्र बाइबल में देखने को मिलता है। ये जो हमने देखा, ये क्या था, वो इतिहास था हाइड्रोलॉजी के बारे में, जल शास्त्र के बारे में, इतिहास में हमने जो देखा। अब हम देखेंगे पवित्र बाइबल में ये जल शास्त्र की जो बातें हैं, वो हमको पहले से ही परमेश्वर ने किस प्रकार से उसकी रचना करके रखी है, हम उसको देखेंगे। अब हम देखेंगे कि ये बातें जो वाटर साइकिल के बारे में हमने बताया कि 1800 शताब्दी में हम देखें क्या कि सब पृथ्वी के ऊपर, पूरे पृथ्वी के ऊपर पानी का चक्र चलता रहता है, ओके, उसके तापमान में कम ज़्यादा होता है और उसके अंतर में भी कम ज़्यादा होता रहता है, और वो समय एक चक्र के समान है, वो बारंबार उस समय के दौरान वो दोबारा वैसा ही होता आ रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में सबोपदेशक के हम देखेंगे पहले अध्याय के 6 और 7 वचन में। सबोपदेशक 6 और 7 वचन। वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है, वह घूमती और बहती रहती है और अपनी परिधि में लौट आती है। सब नदियां समुद्र में जा मिलती है, तभी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती है उधर ही को वे फिर जाती है। और एक बार देखिए इसे, वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है, वह घूमती और बहती रहती है और अपनी परिधि में लौट आती है। सब नदियां समुद्र में जा मिलती है, तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती है उधर ही को वे फिर जाती है। यहाँ पे ये 2 शब्द आपको देखना है। यहाँ पे वायु के बारे में लिखा है, उसी के परिधि में वो लौट जाती है, यानी वो वहां से निकलती है और फिर उसके अंदर लौट जाती है, ये वायु के बारे में है। और पानी के बारे में भी वैसे ही लिखा है, जहां से वो निकलते हैं नदियां वहीं पर दोबारा लौट जाती है, ये साइकिल है। इसके बारे में एक वैज्ञानिक ने 1800 की शताब्दी में ढूंढ के निकाला था। अब हम देखेंगे अय्यूब के 36 अध्याय के 27 और 28 वचन में। अय्यूब 36 अध्याय का 27 और 28 वचन। क्योंकि वह तो जल की बूंदें ऊपर को खींच लेता है, वे कुहरे से मेह होकर टपकती है, वे ऊंचे ऊंचे बादल उंडेलते हैं और मनुष्यों के ऊपर बहुतायत से बरसाते हैं। और एक बार देखेंगे इसको, अय्यूब 36 अध्याय का 27-28 वचन। क्योंकि वह तो जल की बूंदें ऊपर को खींच लेता है, वे कुहरे से मेह होकर टपकती है, वे ऊंचे ऊंचे बादल उंडेलते हैं और मनुष्यों के ऊपर बहुतायत से बरसाते हैं। तो हमने क्या देखा, वैज्ञानिकों ने इसी का तो मेजरमेंट करने वाला, नापने वाला यंत्र निकाला, बैरोमीटर निकाला, एनीमोमीटर निकाला, थर्मोमीटर निकाला, ऐसे कितने सारे यंत्र निकाले उन्होंने, इसी को तो नापने के लिए निकाले। वो पानी के बूंद जो बारिश में निकल कर आते हैं उसको भी वो नाप सकते हैं, हवा की गति को नाप सकते हैं, हवा के दाब को नाप सकते हैं, पानी कितने ऊंचे लहर तक उठती है उसको नाप सकते हैं, पानी कितना गर्म है या ठंडा है, समंदर का पानी निकल जाता है, नदियाँ निकल जाती है फिर लौट कर आती है तो कितना उसका ऊंचा होता है वो और कितना नीचे गहरा जाता है, ये सब चीज़ें ही तो उन्होंने नापने वाली मशीनें निकाली। ओके, तो वैज्ञानिक और पवित्र बाइबल जो है वो साथ साथ दिखाई देते हैं, ये परमेश्वर कर रहा है और वैज्ञानिकों को वो मालूम पड़ रहा है कुछ तो यहाँ अलग अलग चीज़ें हो रही है और इसको हमें समझने की ज़रूरत है। उस प्रकार के माध्यम से उन्होंने यंत्रों को निकाला था।
अब देखिए, आपको पवित्र बाइबल जब से शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं 1700 साल लगे वैज्ञानिकों को इसके बारे में समझने के लिए, एहसास होने के लिए, और वो एहसास के अंदर से उन्होंने फिर वो प्रक्रिया करना शुरू कर दिया और उसके काम करना शुरू किया, उसको नापने वाली चीज़ें बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इसकी हलचल उनके दिमाग में कहाँ छू गई? 1700 साल बाद में उनके दिमाग में ये समझ में आने लगा। तो ये तो 1700 साल पहले ही परमेश्वर ने, पहले अध्याय में ही हम देख रहे हैं परमेश्वर ने ये सब इस प्रकार की सृष्टि करके रखी है। लेकिन हमारी समझ में कब आता है वो? जब हमको महसूस होता है, कुछ चीज़ें पता चलती है, कुछ चीज़ें हमें मालूम पड़ने लगता है, फिर उसकी हम खोज करना शुरू करते हैं और उसका हम कुछ खोज कर निकाल कर लोगों के सामने लाते हैं। समझ में आया? तो परमेश्वर का वचन में सब कुछ है। अब हम देखेंगे, एक लाइन से हम देखेंगे कि पवित्र बाइबल के अंदर जो हमने हाइड्रोलॉजी के अंदर जो यंत्र तैयार किए वैज्ञानिकों ने, इसके बारे में अब पवित्र बाइबल में किस प्रकार से कहाँ कहाँ क्या लिखा है, इकट्ठे वचनों के साथ हम देखेंगे उसको। देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई देता है जो बिब्लिकल एंटिसिपेशंस, ओके, यहाँ मतलब पवित्र बाइबल के आधार से जो मिलते हैं वो वचन के अंदर लिखा हुआ है। वैज्ञानिकों ने उसकी खोज 1700 साल के बाद शुरू कर दी थी। देखिए, यहाँ पर लिखा है पहला वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल के बारे में हमने कहाँ पढ़ा? जो सभोपदेशक है पहले अध्याय का 6 और 7 वचन में हमने देखा, और अय्यूब की पुस्तक के 36 अध्याय के 27 और 28 वचन में हमने देखा। उसके बाद जेट स्ट्रीम, अगर इसको आप देखेंगे तो जेट स्ट्रीम का मतलब क्या बनता है? जो पूरब से पश्चिम की तरफ तेज गति के साथ जब हवा बहने लगती है उसको जेट स्ट्रीम कहा जाता है। और पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ने वाली ये हवा को पश्चिम से पूरब, ओके, पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ने वाली यह तेज गति की हवा को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। और इसके बारे में हमने कहा देखा? जो सभोपदेशक है पहले अध्याय के 6-7 वचन में देखा। अब आपको ये भी बताया गया कि जो पानी है वो समंदर के अंदर भर के नहीं रहता है। सारी नदियां पानी समंदर के अंदर लाती है और दोबारा वो नदी की तरफ बह निकल जाती है, ओके। इसके लिए समंदर भर नहीं जाता है, वो चलता रहता है उनका ऐसा। तो इसका मतलब क्या है? पानी कहीं ना कहीं तो घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो ये भी बात आपको अय्यूब के हम पढ़ेंगे, उसे अय्यूब के 26 अध्याय का 8 वचन पढ़ेंगे और आमोस के 9 अध्याय के 6 वचन में हम पढ़ेंगे। अय्यूब 26 अध्याय का 8 वचन क्या लिखा है? वह जल को अपनी काली घटाओं में बांध रखता और बादल उसके बोझ से नहीं फटता। और एक देखिए, वह जल को अपनी काली घटाओं में बांध रखता और बादल उसके बोझ से नहीं फटता। तो आपको वो बादल के बारे में बताया गया कि किस प्रकार के बादल के कितने तरीके के साइजेस है, उनकी कितने तरीके के आकार है, कितने बड़े हैं। वो सारे बादल को नापने वाला भी एक यंत्र बनाया गया था। वो वहाँ पे क्यों उन्होंने बनाया था? क्योंकि ये जो पानी है वो भाप बनकर जब ऊपर बादल बन जाता है, इसके लिए उन्होंने उसको नापने के लिए यंत्र बनाया था। तो ये भाप बनने का तरीका भी परमेश्वर ने यहाँ पर 26 अध्याय के 8 वचन में दिया है। वो भाप कहाँ जाती है? वह जल को अपनी काली घटाओं में बांध रखता और बादल उसके बोझ से नहीं फटता है। वो जगह में बादलों का बारिश निकलने का समय रहता है, लेकिन जब तक परमेश्वर उसको खोल नहीं देता है तब तक वो बारिश बन के नीचे नहीं आता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो नदियां हैं उसका उगम कहाँ से है। अगर हम नदियों का उगम देखेंगे तो वो आपने देखा है सभोपदेशक के 1 अध्याय के 6 और 7 वचन में, वो शुरू तो वहीं से होती है, समंदर से निकल जाती है, नदियों बनती है, नदियों से होकर दोबारा वो समंदर में आती है। तो उगम उनका वही है। जो नदियां हैं अपनी अपनी जगह में वो लौट कर जाती है, वही उनका उगम है। और वो इकट्ठे होकर जब आती है तो वो समंदर बन जाता है, ठीक है। और एक बार देखेंगे ये जो 26 अध्याय का 8 वचन देखा, उसके साथ साथ हमने और एक देखना है आमोस की पुस्तक और उसका 9 अध्याय का 6 वचन। आमोस उसका 9 अध्याय का 6 वचन।
आमोस 9 अध्याय का 6 वचन बताता है, जो आकाश में अपनी कोठरियां बनाता और अपने आकाश मंडल की नींव पृथ्वी पर डालता और समुद्र का जल धरती पर बहा देता है, उसी का नाम यहोवा है। हालेलुया। कितना मजेदार लगता है कि ये सारी चीजें हमको पवित्र बाइबल जब सिखाती है, तब हम अपनी पढ़ाई में जो सीखे हैं उन बातों को समझ में आता है कि ये लोगों ने वो यंत्र क्यों बनाए थे, क्योंकि उनके समझ में आ गया था यहाँ पर कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिसको हमने नाप कर देखना जरूरी है, ताकि हम उसको नियंत्रित कर सके। ओके, उसके ऊपर हमारा नियंत्रण रख सके। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, वो हवा मंडल में जो भी होता है वो सब वो पकड़ लेते हैं नाप के द्वारा, और लोगों को उसकी जानकारी देते हैं कि तूफान आने वाला है, आंधी आने वाली है, या समंदर का पानी ज्यादा भर चुका है, या तेज हवा चलने वाली है। ये प्रकार की सारी जानकारी अब वो लेकर आ सकते हैं, लेकिन उसको रोक नहीं पाते हैं वो। ओके, किस जगह में कितना बारिश पड़ने वाला है, ये सिर्फ जानकारी वो निकाल सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ करने वाला परमेश्वर ही है। ये बात हमको आमोस के 9 अध्याय के 6 वचन में मालूम पड़ता है। जो आकाश में अपनी कोठरियां बनाता और अपने आकाश मंडल की नींव पृथ्वी पर डालता और समुद्र का जल धरती पर बहा देता है, उसी का नाम यहोवा है। उसके बाद हमने क्या देखा कि नदियों का उगम कहाँ से होता है। वो सबोपदेशक के 1 अध्याय के 6 और 7 में हमने देखा, जिधर से नदियों का उगम होता है वही जाकर समंदर में मिलती है, उधर से दोबारा लौटकर वो अपनी नदियों की जगह में आ जाती है। ठीक है, और वहां से दूसरा एक हमने देखा अय्यूब के 38 अध्याय के 16 वचन में हम देखेंगे, जो जीवित पानी का झरना रहता है वो किस प्रकार से समंदर के अंदर मिलता है। हम देखेंगे उसको, जीवित पानी का झरना जो समंदर के अंदर कैसे आता है। हम अय्यूब के पुस्तक के 38 अध्याय का 16 वचन देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्या तू कभी समुद्र के सोतों तक पहुंचा है। देखिए, सोतों के बारे में लिखा है, वो कहाँ पर है देखिए, या गहरे सागर के थाह में कभी चला फिरा है। ये समुद्र के सोतों मतलब जिसके अंदर जीवित पानी का झरना है, पानी का झरना है। तो परमेश्वर ने यहाँ पर बोला है, क्या तू कभी समुद्र के सोतों तक पहुंचा है, या गहरे सागर के थाह में कभी चला फिरा है। तो परमेश्वर को वो सोते भी पता है। ओके, अभी तक वो वैज्ञानिकों के हाथ नहीं लगे हैं। अब और एकदम अचंभित करने वाली बात तो ये है कि समंदर के अंदर से मार्ग भी है। ओके, पाथ वे है, यानी मार्ग क्रमण करने की दिशाएं बताता है, उसके अंदर के रास्ते हैं। जैसे रोड मैप बोलते हैं, वैसे समंदर के अंदर भी चलने का रास्ता है। अगर हम इस बारे में पवित्र वचन में जाकर देखेंगे तो भजन संहिता के 8 अध्याय के 8 में लिखा है इसके बारे में। भजन संहिता उसके 8 अध्याय के 8 में लिखा है, हम पढ़ेंगे उसे। भजन संहिता के 8 अध्याय के 8 वचन में ये लिखा है, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं, बहते नहीं है, उड़ते नहीं है। ओके, यहाँ पर चलते फिरते हैं, ये पाथवेज है, यानी ये चलने फिरने का, जैसा हम रोड के ऊपर चलते फिरते हैं उस प्रकार का रास्ता भी समंदर के अंदर है। ओके, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं। ओके, अगर और एक बार देखेंगे इसे तो यशायाह के भविष्यवाणी के 43 अध्याय के 16 वचन में देखेंगे इसे। यशायाह की भविष्यवाणी 43 अध्याय का 16 वचन देखेंगे, 43 का 16 वचन। यहाँ पे लिखा है, यहोवा जो समुद्र में मार्ग, देखा आपने, समुद्र में मार्ग है, और वहां पर कौन कौन चलता है भजन संहिता में बताया, पक्षी चलते हैं, समुद्र के और जो जीव जंतु है, मछलियां हैं, वो चलते फिरते हैं। ऐसा बहते नहीं बोला है, ओके, या तैरते नहीं बोला है, चलते हैं। चलने के लिए पाँव को इस्तेमाल किया जाता है, चलते फिरते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है, यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चला,
ये सीक्रेट हम कभी भी वचन के अंदर से नहीं समझ पाते हैं। चलने का रास्ता है, पाँव को रख कर चलने का रास्ता है, ओके। लेकिन इसके बारे में हम पवित्र वचन के अंदर से ही समझ सकते हैं। इसके लिए आपको शुरू में ही मैंने बताया कि परमेश्वर ने किया हुआ सृष्टि उसकी बुद्धि से किया गया है, आकस्मिक कुछ नहीं हुआ है। उसके बुद्धि को हम सिर्फ अपने अंदर देखते हुए जाते हैं और आनंदित हो जाते हैं, और हम उस बारे में विश्वास के साथ उसे ग्रहण करते हैं बिना हिचकिचाए, क्योंकि सचमुच ऐसा कोई नहीं कर सकता है, आकस्मिक कभी भी कुछ नहीं हो सकता है, ओके। तो ये यहाँ पर हमको मालूम पड़ता है, ये 16 वचन बता रहा है, यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, पैरों को रख कर चलने वाला रास्ता बनाता है। हालेलुया। अब ये एक बात है कि एक इंसान को बहुत ही लुभावनी लगी, अचंभित कर गई ये एक बात एक इंसान को, जिसका नाम मैथ्यू फाउंटेन मौरे था। और इस इंसान ने एक काम किया कि जब उसने ये पवित्र वचन में सीखा कि इस प्रकार का रास्ता समंदर के अंदर है, तो उसने सारे जो जहाज निकलते थे उनके सारे रास्तों को उसने एक पेपर के ऊपर उनके रास्तों को लिखा, और उस लिखे हुए पेपर को एकत्रित कर दिया, और उसने एकत्रित वो एक मैप बना दिया, ओके। एक उसका मैप बना के उसने पब्लिश कर दिया, और इसके लिए उसका नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। वो मैप सबके लिए फ़ायदे का हो गया, किस दिशा से कौन सी हवा चलती है, किस दिशा से समंदर में किस प्रकार के तूफान उठते, किस समय में उठते, ये सब कुछ उसने उसमें पब्लिश किया था। तो एक इंसान जो पवित्र बाइबल पढ़ता है, तो अगर वो कोई नेवी के अंदर जाता है, एक अलग विभाग के अंदर उसका मन विचलित हो जाता है कि उसने पवित्र बाइबल में सीखा है कि इस प्रकार का मार्ग बनाया हुआ है, पथ बने हुए हैं समंदर के अंदर, उस बात को लेकर उसने ये प्रकार का एक काम कर दिया कि उसने समंदर के अंदर चलने वाले रास्ते, सारे जहाज जहाँ जहाँ जाते हैं उनके सारे रास्ते एक पेपर के ऊपर निकाल कर फिर उसने एक मैप बनाकर उसको छपवाया और लोगों के बीच में उसे पब्लिश कर दिया। तो ये ओशियोनोग्राफी के लिए उसको जाना जाता है कि वो ओशियोनोग्राफी का पिता है, इस प्रकार से उसे जाना जाता है। तो देखिए, बाइबल पढ़ने वाला इंसान इस प्रकार का एक साइंटिस्ट बन के एक नेवी के डिपार्टमेंट में से उसने इतनी बड़ी काम ओशियोनोग्राफी बनाकर उसने लोगों के बीच में लाया है। कब पवित्र बाइबल में से जानकारी मिला इसके वजह से, तो आप समझ जाइए कि एक पवित्र बाइबल पढ़ने वाला कितना भयंकर ज्ञानी बन सकता है। आप देखिए, अगर आपके लिए एक ज्ञानी बनना है और आपको मैं एक जगह बता देता हूँ पवित्र बाइबल के अंदर आप ज्ञानी कैसे बन जाओगे, तो यहाँ पर एक है, ये गॉड्स साइंस क्विज बोला जाता है, ओके। यानी कि परमेश्वर विज्ञान को एक चुनौती देता है, ओके। तो आपको अगर विज्ञान की चुनौतियाँ उठाना है और ज्ञानी बनना है, वैज्ञानिक बनना है, तो आप इसमें से 77 ऐसे सवाल है, ओके, जो अय्यूब के पुस्तक में है, आखिरी 4 अध्यायों में अय्यूब को परमेश्वर 77 सवाल कर रहा है। अब आप उसमें से उठाइए जो आपको चाहिए और वैज्ञानिक बन जाइए ओके। तो इस प्रकार से हम इस बात को पवित्र बाइबल के द्वारा किस प्रकार के ज्ञान हमारे अंदर काम कर जाते हैं, हमको बहुत गहरा उसका ज्ञान मिलने के बाद उसी ज्ञान के आधार से फिर हम अपने जीवन क्रम को बना लेते हैं। ये ज्ञान झूठा नहीं है, ये सच है। ये वैज्ञानिकों के द्वारा खोजबीन करना उनको बिल्कुल सही लगा, क्योंकि ये पवित्र बाइबल पढ़ने वाले कुछ ज्ञानी भी हो सकते थे। वैज्ञानिक लोग जो पवित्र बाइबल पढ़ते हैं उनका विश्वास भी है ये कि ये हो सकता है कि हम इसे ढूंढ सकते हैं, ओके। इसके लिए वो वैज्ञानिक बने और वहाँ से उन्होंने ढूंढ निकाला और अपने नाम उस वक्त से उनका फेमस हो गया, ठीक है। तो आपको भी खोजबीन करने के लिए 77 सवाल हैं। अब आप में से अगर कोई ज्ञानी बनना चाहता है, खोजबीन करना चाहता है, तो ज़रूर कर सकता है। और इसके लिए मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा, क्योंकि ये आपका विषय है। आपको चाहिए तो इसके अंदर जाकर आप पढ़ सकते हैं। अय्यूब के आखिरी के 4 जो अध्याय है उसके अंदर आपको मिलेंगे।
अब देखिए, अगर आप एक हंसने वाली बात हो जाएगी, मजाकिया बात हो जाएगी, अगर आप देखेंगे कि अय्यूब किस प्रकार के उस झमेले में पड़ गया कि परमेश्वर ने उसके साथ बहस करना शुरू कर दिया और उसको सवाल करना शुरू कर दिया और उसके ज्ञान की परख करना शुरू कर दिया। अय्यूब की पुस्तक के आखिरी 4 अध्याय में आपको सोच में गिरा देगा ये बात। कैसे क्या परमेश्वर को उसने इतना उकसा दिया कि परमेश्वर उसके साथ झगड़ने के लिए आ गया कि तू क्या बात कर रहा है, तू किसके बारे में बात कर रहा है, तुझे ये पता है, तुझे पता है ये मैं कर रहा था तब कहाँ है। कैसे परमेश्वर को परमेश्वर को उसने उकसा दिया ये ऐसे प्रकार का अध्याय तैयार होने के लिए। अब देखिए, अय्यूब का सब कुछ बिगड़ चुका था, उसके सारे परिवार नाश हो चुके थे, उसकी धन संपत्ति नाश हो चुका था, सब कुछ बिखर गया था, वो खुद बिखर गया था, बीमार से पीड़ित हो गया था और वहां पर उसको ऐसे दोस्त मिले थे जिसके कारण वो उछल गया, उखड़ गया और परमेश्वर के सामने सवाल करना शुरू करे। ओके, तो अब देखिए, शत्रु होने की जरूरत नहीं है अगर आपको ऐसे प्रकार के दोस्त आपके साथ है जो आपको उखड़ा देंगे और आप जाकर परमेश्वर को उखड़ा देंगे। हालेलुया। तो उखाड़ने वाले, इस प्रकार के दिमाग को झंझोड़ने वाले दोस्त थे अय्यूब के, जिसके कारण उसने परमेश्वर के दिमाग को झंझोड़ दिया। और देखिए, यहाँ पर परमेश्वर वहां से इसी प्रकार के झंझोड़ते हुए आ गया कि देखो अय्यूब, क्या सवाल कर रहा है तू मेरे साथ, ये तुझे पता है क्या, वो तुझे पता है क्या। उसने भी अपनी तरफ से पूरी बहस बाहर निकाली। तो आपको समझ में आता है कि ऐसे अगर मित्र आपके साथ है तो आपको शत्रुओं की जरूरत नहीं है उखाड़ने के लिए, उखड़ जाने के लिए और परमेश्वर को उखड़ा हुआ बनाने के लिए। ये अय्यूब का तड़प था, ये अय्यूब को तड़पा दिया था उसके दोस्तों ने, सवाल के ऐसे ऐसे बातें बोल बोल कर तड़पा दिया था। वो जवाब रहित हो चुका था, उसके पास कोई जवाब नहीं था और उस तड़प के साथ उसने परमेश्वर को सवाल करना शुरू कर दिया था, परमेश्वर के साथ बहस करना शुरू कर दिया था। इसके लिए परमेश्वर ने भी उसके साथ वो अध्याय के अंदर ऐसी ऐसी बातें की जिसका उसको जवाब देना मुश्किल हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे मित्र अगर आपके पास हैं तो आपको परमेश्वर के पास पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। शत्रु आपको परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस प्रकार के, जैसे अय्यूब के मित्रों ने परमेश्वर तक उसको पहुंचा दिया, वैसा आपके मित्र भी आपको परमेश्वर तक पहुंचा देंगे आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हुए। देखिए, परमेश्वर भी परेशान हो गया था, वो भी अपने जो पेशेंस है, अपना धीरज है, वो खो चुका था। ओके, उसने भी देखा कि अय्यूब ऐसी ऐसी बातें कर रहा है परमेश्वर के सामने कि अब तो परमेश्वर ने सोच ही लिया कि अब भी मैं भी जाकर उसके साथ बहस करूंगा। तो इतना कोई आपके मन को अगर कोई पीड़ित कर देता है और आप परमेश्वर के सामने जाते हैं, आपके दोस्त अगर ऐसे है जो आपके मन को इतना पीड़ित कर दिया है कि आप उस परमेश्वर के सामने जाकर खड़े हो जाएंगे, तो आप सोचिए आपको शत्रु की जरूरत ही नहीं रहेगी। देखिए, अगर हम वैज्ञानिकों के बारे में देखेंगे तो विज्ञान का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग ये होना चाहिए जो उत्पत्ति के पहले अध्याय के 28 वचन में दिया हुआ है। अगर ये विज्ञान ने उस मकसद को देखकर अगर अपनी वैज्ञानिक होने का काम शुरू किया तो वो परमेश्वर को महिमा देंगे और परमेश्वर की गवाहियां बन जाएगी और परमेश्वर की हस्तकला हम देख पाएंगे। परमेश्वर के जो हथियार हैं इस सृष्टि के अंदर हम उसे समझ पाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से हम बहुत ही ज्यादा जानकारी परमेश्वर के बारे में प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे वैज्ञानिक रह चुके हैं इस दुनिया के अंदर जो परमेश्वर के वचन के आधार से खोजबीन करके लोगों के सामने ला रहे थे, लेकिन सारे वैज्ञानिक ऐसे नहीं है। इसकी वजह से कुछ बातें हमारे दिमाग तक ऐसी पहुंचाई गई है जो पवित्र वचन के विपरीत हो जाती हैं, जो कहा जाता है कि कोई बंदर था और बंदर फिर ऐसे ऐसे घटता हुआ चला गया और फिर बाद में वो मनुष्य बन गया। इस प्रकार की रचना लोगों के दिमाग में भरी जा रही है। फिर ये भी भरा जा रहा है कि जीव कैसे तैयार होता है, कोई चीज है और एक उसकी ऊर्जा लग रही है किसी की, उस ऊर्जा और कोई चीज एकत्रित हो जाते हैं तो जीव तैयार हो जाता है। ये गलत जानकारी दे रहे हैं और वैसे आगे चलकर हम बहुत सारी ऐसी जानकारी इकट्ठी कर चुके हैं जो असल में देखा जाएगा तो
वो है ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसके ऊपर अध्ययन किया है, मनन किया है, उसकी परीक्षाएं लिखी है और हमने अच्छे मार्क से उसने पास भी होकर आए हैं। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि ये झूठ जानकारियों को हमारे दिमाग में हमने लेकर रखा है। इसकी वजह से पवित्र वचन जब हमको सीखने को मिलता है तो हम जल्दी से विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि गलत जानकारियां हमारे दिमाग में भरी पड़ी है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि जो वैज्ञानिक पवित्र बाइबल के आधार से विज्ञान का अभ्यास करता है, वो सही जानकारी परमेश्वर के महिमा के लिए लेकर आता है। ज्यादातर वैज्ञानिक लोग इंसानियत के नाते विज्ञान के बातों को लोगों के सामने लाते हैं, और जो हो सकता है उतना वो सार्वजनिक बातें जो लोगों के समझ में आएगी, लेकिन उनके कोई भी विश्वास को किसी भी प्रकार का फायदा नहीं होगा, ऐसे प्रकार की बातें वो लोगों के सामने ला रहे हैं। इसकी वजह से वो पवित्र बाइबल के अंदर जो लिखा हुआ है उसके ऊपर लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन विज्ञान जो बोलते हैं उसके ऊपर उनको पूरा विश्वास हो जाता है। अब हम देखेंगे अय्यूब की पुस्तक में कहाँ कहाँ पर उल्लेख किया गया है, जो अय्यूब के 38 अध्याय से लेकर आगे के अध्यायों में परमेश्वर ने बताया है, और फिर उसके बारे में वैज्ञानिकों ने भी खोज करके हम तक पहुंचाया है। वो कौन सी चीज़ें हैं जिसका उल्लेख पवित्र बाइबल में हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप थंबनेल में देख सकते हैं। पहला है रोटेशन ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी का चक्कर काटना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 और 15 वचन जो है 38 अध्याय के 12 और 15, 12 से 15 वचन तक आप पढ़ सकते हैं। 38 अध्याय के 12 से 15 वचन तक आपको पढ़ने को मिलेगा कि पृथ्वी किस प्रकार से चक्कर काटती है। हम पढ़ेंगे उसे। क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी और पौ को उसका स्थान जताया है, ताकि वह पृथ्वी के छोर को वश में करे और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाए। और एक बार देखिए, अय्यूब के 38 अध्याय का 12 से 15 वचन हम देख रहे हैं। पृथ्वी किस प्रकार के घूमती है, ओके, उसका घूमना कैसा होता है। देखिए, क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी और पौ को उसका स्थान जताया है, ताकि वह पृथ्वी के छोर को वश में करे और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाए। यह हो गया पृथ्वी का चक्कर काटना। अब हम दूसरा देखेंगे, द स्प्रिंग्स एंड द पाथवेज ऑफ द सी, यानी जो हमने पढ़ा कि समंदर के अंदर मार्ग है और पथ भी है, वो 16 वचन में है। 38 अध्याय का 16 वचन देखेंगे। क्या तू कभी समुद्र के सोतों तक पहुंचा है, या गहरे सागर की थाह में कभी चला फिरा है। और एक बार देखिए 38 अध्याय का 16 वचन, क्या तू कभी समुद्र के सोतों तक पहुंचा है, या गहरे सागर की थाह में कभी चला फिरा है। फिर उसके बाद द ब्रेड्थ ऑफ द अर्थ, यानी जो पृथ्वी है उसकी चौड़ाई कितनी है, हम उसके बारे में 18 वचन में देखेंगे। 38 अध्याय अय्यूब का 18 वचन, क्या तूने पृथ्वी की चौड़ाई को पूरी रीति से समझ लिया है? यदि तू यह सब जानता है तो बतला दे। अब हम देखेंगे कि ज्योति किस प्रकार से चलती है, ओके, उसका चलने का तरीका क्या है। 19 वचन में देखेंगे हम, उजियाले के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधियारे का स्थान कहाँ है। यानी उजियाले का रास्ता है चलने का और अंधियारे का भी रास्ता है, ओके। अब यहाँ पर हम देखेंगे उजियाले को 2 भाग कर दिया है 24 वचन में। अंधियारे को उजियाले को 2 भाग कर दिया है। किस मार्ग से उजियाला फैलाया जाता है और पुरवाई पृथ्वी पर बहाई जाती है। और एक बार देखेंगे किस मार्ग से उजियाला फैलाया जाता है। तो उजियाले का फैलने का भी एक रास्ता है, उजियाला फैलता है और दूसरे रास्ते से पुरवाई पृथ्वी पर बहाई जाती है। उसके बाद जो बारिश है, द सोर्स ऑफ रेन एंड आइस, कहाँ से उपजते हैं।
28 से 30 वचन में देखेंगे, बारिश और जो बर्फ है कहाँ से निकलते हैं? क्या मेह का कोई पिता है और ओस की बूंदे किसने उत्पन्न की? किसके गर्भ से बर्फ निकला है और आकाश से गिरे हुए पाले को कौन उत्पन्न करता है? ओके, तो ये सारे वैज्ञानिक लोग उसी की तो खोज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे 33 वचन में द यूनिवर्सल नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। हम देखेंगे जो सार्वजनिक ऐसा एक नियम है, नैसर्गिक नियम है जो शारीरिक तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाता है। 33 वचन में देखेंगे, क्या तू आकाशमंडल की विधियां जानता और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है? ओके, तो ये भी एक यूनिवर्सल नेचर ऑफ फिजिकल लॉस, ये मैं इसकी ज़रूर स्टडी करूँगी क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा परेशान कर चुका है। ओके, तो ये सच में बहुत अच्छा वचन मिला। 33 वचन में क्या लिखा है? क्या तू आकाशमंडल की विधियां जानता और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है? उसके बाद इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशंस। अब 35 वचन में देखिए, दूरध्वनि जो हम बोलते हैं ना, वो देखिए, क्या तू सिंहनी के लिए आहेर पकड़ सकता है और जवान सिंहों का पेट भर सकता है? 39 पढ़ा मैंने, 38। जब धूली जम जाती है और ढेले एक दूसरे से सट जाते हैं। ये कौन सा वचन है? 35 है। ओके, 33 के बाद 35 है। मैं 38 39 पढ़ते जा रही हूँ। ओके, 35 वचन, क्या तू बिजली को आज्ञा दे सकता है कि वह जाए और तुझसे कहे मैं उपस्थित हूँ? इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशंस बात करता है, बिजली बात करती है। ओके, देखिए हम सैटेलाइट्स के द्वारा बात करते हैं, मोबाइल से बात करते हैं। ओके, ये सारे दूरध्वनियां कैसे, क्या देखिए, क्या तो बिजली को आज्ञा दे सकता है कि वह जाए और तुझसे कहे मैं उपस्थित हूँ? तो परमेश्वर ने उत्पत्ति के पहले अध्याय के 3 वचन में यही बोला है ना, लेट देयर बी लाइट, और वो लाइट वहां पर उपस्थित हो गया। अब हम देखिए हाइड्रोलॉजी के बारे में देखा, यानी जल शास्त्र के बारे में देखा कि किस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर से भाप बन के बादल बन जाते हैं आकाश के अंदर। उसके बारे में 28 अध्याय जो अय्यूब का, उसके 24 से 27 वचन में हमने देखा। और इसके साथ साथ किस प्रकार से वो पानी का एक सॉलिड मटेरियल बन जाता है, पथरीला मटेरियल बन जाता है, वो किस प्रकार से होता है, वो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो अय्यूब के 28 अध्याय के 24 से 27 वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे उसे। अय्यूब के 28 अध्याय का 24 से 27 वचन। वह तो पृथ्वी के छोर तक ताकता रहता है और सारे आकाशमंडल के तले देखता भालता है। जब उसने वायु का तौल ठहराया और जल को नपुए में नापा और मेह के लिए विधि और गर्जन और बिजली के लिए मार्ग ठहराया। देखिए परमेश्वर ये सारी नाप कर चुका है, उसके पास ये नाप करने के सारे वस्तु मौजूद है। यहाँ पर वैज्ञानिकों ने इसके सारे वस्तुओं को निकाला है, ढूंढ के निकाला है, तैयार किया है। 27 वचन, तब उसने बुद्धि को देखकर उसका बखान भी किया और उसको सिद्ध करके उसका पूरा भेद जान लिया। तो इस तरह से हमको परमेश्वर के वचन के अंदर अय्यूब की किताब 28 अध्याय के 24 से 27 वचन को मैंने पढ़ा। ये जो जल शास्त्र है इसके बारे में जानकारी देता है, उसको नापने की जानकारी देता है, उसके हवामंडल को नापने की जानकारी देता है, उसके अंदर घूमने वाले हवा का तेज कैसा है उसकी जानकारी देता है। हमको स्कूलों में, कॉलेजेस में पूछा जाता है ये सवाल कि जो आप देखते हैं बादल को आसमान के अंदर, वो नीचे गिर क्यों नहीं जाते हैं, है ना। हमको ये भी पूछा जाता है कि हवा का वजन कितना है, जो आप घर के अंदर हवा को आप लेते हैं श्वास में, उसका वजन कितना है, जो बाहर से हवा बहती है उसका वजन कितना है। ये सवाल हमको किया जाता है, हमको इसके बारे में सिखाया जाता है, लेकिन क्या वो जानकारी सच है? तो ये सारी चीजें हमारे पास
पूरी लाभदायी नहीं है जो हमने पढ़ाई लिखाई किया है, क्योंकि ये सारी जानकारी पवित्र बाइबल के अंदर ही से सच्चाई हमको मालूम पड़ता है। और ये परमेश्वर ने लिखा हुआ बात है अय्यूब के पुस्तक में 28 अध्याय के 24 से 27 वचन में। तभी हमको पता चलता है अच्छा तो हवा को नापा जा सकता है, ओके, बादल को वजन किया जा सकता है, और उसका नहीं गिरने का कारण वैज्ञानिकों ने खोज के निकाला है। ओके, नाप करने वाले वस्तुओं को परमेश्वर बोलता है मैं खुद नापता हूँ, नपुए से नापता हूँ, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसके लिए कोई हथियार बनाए, बैरोमीटर बनाए, एनीमोमीटर बनाए, अलग अलग प्रकार के उन्होंने डिवाइसेस बनाए। अब पानी से ही जुड़ी हुई एक छोटी सी बात हम देखेंगे कि जो बर्फ होता है वो क्यों तैरता है पानी के ऊपर। अगर बर्फ आप पानी में डालते हैं तो पानी के ऊपर वो क्यों तैरता है? इसका कारण ये है कि जब बर्फ बनता है तब उसके अंदर की जगह बहुत ज़्यादा खाली रहती है। अगर आप उस मॉलिक्यूल को देखोगे अगर, तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, ऐसा उसका एटम्स है। 2 हाइड्रोजन एटम रहते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम रहता है। अगर उन दोनों को मिला दिया तो वो पानी बन जाता है, H2O बन जाता है। अब यहाँ पर जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाते हैं, जैसा प्लाज्मा में आपने देखा, प्लाज्मा जो एक स्तर था उसमें जब बहुत दूरी पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं तो बहुत सारे गैप मिल जाते हैं, टूटे हुए गैप रहते हैं, वो दूर दूर होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसके इर्द गिर्द में खुले पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स वो आकर्षित करते हैं और वो उस जगह में चले जाते हैं जहाँ पर उनको अट्रैक्ट किया जाता है। ओके, तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होने की वजह से फिर एक सख्त ऐसा मजबूत ऐसा चीज़ बन जाता है जिसको हम बर्फ कहते हैं। ओके, और जब ये खुले खुले पड़े होते हैं हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन खुले खुले पड़े होते हैं, तब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पानी का तरल पदार्थ मिलता है, और इससे भी ज़्यादा खुले पड़े रहते हैं तब आपको प्लाज्मा जैसा मिल जाता है। तब आप उसको खुली हवा की तरह देखते हैं या फिर तरंग की तरह देखते हैं, ओके, वेव्स की तरह देखते हैं। तो आपको पानी जब बर्फीला मिलता है तो इसका मतलब उसके अंदर अट्रैक्ट हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रिकल चार्जेस है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होने की वजह से वो बर्फ बन जाता है। इलेक्ट्रिक अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो बर्फ बन रहा है, तो इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर भी पानी है, हमारा जीवन भी पानी के ही द्वारा है। ये सारी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो ये बर्फ जमना जिस प्रकार से है कि इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा गर्दी हो जाने की वजह से वो बर्फ बन जाता है। तो एक प्रकार से हम इसे सोच सकते हैं कि इसके अंदर पदार्थ नहीं है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज है, जिसकी वजह से वो सख्त बन चुका है, बर्फ बन चुका है। तो पानी का पदार्थ नहीं है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो। ओके, इलेक्ट्रॉन का वो समूह है। तो इसकी वजह से जब आप पानी के ऊपर उसको डालते हैं तो वो तरंगने लगता है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ मैं ये सारी चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ। चक मिसलर जी बताते हैं कि ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपने एंट्रोपी को देखा होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो एंट्रोपी का आप ये ग्राफ देख रहे हैं। इसके अंदर आप जब पानी का स्तर को देखेंगे तो पहले आपने देखा रहेगा कि एक स्तर में वो भाप बन जाता है, एक स्तर में वो लिक्विड रहता है, तरल पदार्थ रहता है, एक स्तर में वो प्लाज्मा बन जाता है, और एकदम निचले वाले स्तर में वो फ्रीज हो जाता है, यानी कि वो कम्प्लीटली बर्फीला बन जाता है। ओके, अगर परमेश्वर ने ये अवस्था नहीं रखी होती तो समंदर के अंदर जो मछलियाँ हैं वो ये प्रक्रिया ना होने के कारण उनको ऊपर का स्तर आने के लिए नहीं मिल सकता था। नीचे के स्तर में वो बर्फीले हैं, ऊपर के स्तर में वो तरल है, वो जीवित नहीं रह सकते थे। ओके, तो उनके परमेश्वर की ये ज्ञान है, परमेश्वर की ये बुद्धि है कि क्यों वो फ्रीजिंग पॉइंट में पानी को उतारना ज़रूरी है, क्यों लिक्विड फॉर्म में रखना ज़रूरी है, और क्यों भाप की अवस्था में और प्लाज्मा की अवस्था में लेकर जाने की ज़रूरत है। ये परमेश्वर ने समझते हुए किया हुआ काम है।
इसके लिए हमारे पास परमेश्वर का, हम तो साइंस को, विज्ञान को सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास उसका हमें जीवित रखने का कारण है, उसको बनाने का कारण है उसके पास, ताकि जीव जंतु सृष्टि उसके कारण जीवित रह सके। तो हमारे लिए उसने उस प्रकार का वो सारा स्तर बनाया है, जो हम पानी के बारे में देख चुके हैं। वो बर्फीला रहता है, गैस के फॉर्म में रहता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है, प्लाज्मा के फॉर्म में रहता है। वो हम जीव जंतु इस पृथ्वी के ऊपर जीवित रह पाए, इसके लिए उसकी ये अवस्थाएं परमेश्वर ने बना के रखा है। देखिए, डार्विन जो है, डार्विन का एक कहना था कि जो जीव बनता है तो वो डिजिटल कोड जो उनका था उसके अनुसार वो जीव नहीं बनता है। ये हमने अभी प्रूव करके देखा है, ठीक है। तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं इस बात को कि जीव कैसे बनता है, ओके, वो समझा नहीं पाए हैं कि जीव कैसे बनता है, ठीक है। तो अपनी तरफ से उन्होंने जो भी कोशिशें लगा कर देखा था, लेकिन वो जीव बनता नहीं है वैसा, ठीक है। तो इसके लिए वो भी हम मंजूर नहीं कर सकते हैं। चाहे आपने सीखा होगा, उनके बातों को आपने अपने अभ्यास में सीखा होगा, लेकिन वो सच नहीं है, वैसा जीव बनता ही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम उसको भी अपने अंदर से निकाल देना है, क्योंकि हमको ओरिजिन पता है कि परमेश्वर जीव देने वाला परमेश्वर है। तो अगर डार्विन बोल रहे हैं कि एक वस्तु है और उसके साथ ऊर्जा है तो वहाँ पे जीव तैयार होता है, ये होता नहीं है ऐसा। अगर वस्तु है और ऊर्जा है, पदार्थ है और ऊर्जा है, तो उसके अंदर जो जीव विकसित हो सकता है, ऐसा कुछ उसके अंदर डालना चाहिए, ताकि वो पदार्थ और उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके विकसित हो जाएगा और वो जीव हम देख पाएंगे। समझ में आया? तो बाहर से आपको उसके अंदर कुछ डालना पड़ेगा, तभी जाके वो जीव विकसित होने लगेगा। पदार्थ और ऊर्जा की सहायता से वो अपने आप को विकसित करने लगेगा, तब हमारी आंखों में देखने को मिलेगा वो। समझ में आया? तो जीव ऐसे ही नहीं बनता है कि एक पदार्थ है और ऊर्जा है और दोनों इकट्ठे हैं और वहाँ पे जीव उत्पन्न हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए हम डार्विन का जो समझाना है वो भी हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अब आप देखिए, ये जो आपको थंबनेल में दिखाई देता है, ये एक जो ढांचा है जिसके अंदर चूहों को फांस कर पकड़ा जाता है, फंसा कर पकड़ा जाता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसके अंदर 5 ऐसे चीज़ें हैं जिसके कारण चूहों को पकड़ा जाता है। इसके अंदर का एक भी चीज़ अगर नहीं है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि चूहों को 4-5 चीज़ों में से जो एक चीज़ अगर नहीं है तो उसके बदले में थोड़ा सा चूहा पकड़ा जाएगा, आधा अधूरा पकड़ा जाएगा, ऐसा नहीं है, ओके। इसमें से एक भी चीज़ अगर नहीं है तो पूरा का पूरा चूहा भाग जाएगा। समझ में आया? तो ये इस प्रकार का बनाया हुआ ट्रैप है, ठीक है। ये ट्रैप को किसी ने तो बनाया है, इसका बनाने वाला है, और उसके मकसद में ये है कि ये 5 चीज अगर है तो चूहा पूरा का पूरा पकड़ा जाएगा। अगर 5 में से एक भी चीज यहाँ से हट जाती है तो चूहा पूरा का पूरा यहाँ से भाग जाएगा, ओके। तो हमको इसी में से समझ में आता है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है उसके पीछे उसका रहस्य उसको पता है। उसने क्यों बनाया ऐसा, उसका कारण क्या है। अगर उसमें से कुछ भी कम है या ज़्यादा है तो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आपको समझ में आ गया कि इसको बनाने वाला कोई होना चाहिए, इसको उस तरह से रचना करने वाला कोई होना चाहिए, और उसके पास ये बनाने का मकसद क्या है वो होना चाहिए, तब जाके ये कुछ तो काम करेगा, है ना। अगर हमारी मर्जी चलेगी, उसमें से एक आध पार्ट हम निकाल के रख देंगे और बोलेंगे ये ऐसे ही काम कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो काम नहीं करेगा, उसको उसका पार्ट चाहिए तभी वो जाके काम करेगा। तो इस प्रकार से इरिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी ये ऐसा होता है जिसको परमेश्वर ने जिस तरह से बनाया है उसके मकसद के अनुसार बनाया, उसे कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ऐसा एक मैकेनिज्म एक आपको बताया,
एक मशीन जो इंसान बनाता है उस प्रकार का एक मशीन जैसा आपको बताया। अब देखिए मशीन के तहत ये और एक बात मैं आपको बताता हूँ कि एक बैक्टीरिया का एक फोटो मैं आपको बताता हूँ जो आपके थंबनेल में आप देख सकते हैं। जो थंबनेल के अंदर आप देख रहे हैं ये एक चित्र है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ओके, सूक्ष्म जंतु जिसे कहते हैं वो ये एक जंतु है, इसका नाम है बैक्टीरियल फ्लैजिलम। ये वैज्ञानिक नाम है इसका, बैक्टीरियल फ्लैजिलम। आप इसके उसकी पूंछ को देख सकते हैं, एक धागे की तरह लंबी ऐसे ब्राउन कलर की पूंछ है उसको। ये पूंछ उसको पानी के अंदर तैरने के लिए सहायता करती है। अब जब हम लोग इसके बारे में अभ्यास करते हैं और इसकी पूंछ जो है आप ध्यान से देखिए, इस पूंछ की जोड़ जो उसके शरीर के साथ जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रखकर यहाँ अभ्यास किया गया और बहुत ध्यान से इसको अभ्यास करके ढूंढ निकाला किस प्रकार से ये पूंछ पानी के अंदर ये जीव को तैरने में सहायता करती है। ठीक है, अब आपको अगला चित्र में देखने को मिलेगा ये पूंछ और वो उस शरीर से जुड़ी हुई जगह किस प्रकार से उसका रचना है, आपको ध्यान से देखना है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप के अंदर इस पूंछ का जुड़ाव उसके शरीर के अंदर किस प्रकार के रखा गया है, अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी रचना एक मोटर के समान दिखाई देगी जो 40 अलग अलग भागों के साथ जोड़ा गया है। इस 40 भागों में से अगर एक भी भाग नहीं रहेगा तो वो पूंछ काम नहीं कर पाएगी। दूसरी बात, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर है तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इस जगह को जब जोड़ में लिया गया है, शरीर का और पूंछ का जोड़ में जो रचना लिया गया है, वहाँ पर सी रिंग, एल रिंग और पी रिंग यहाँ पर आपको आकृति में दिखाई देते हैं। यही सी रिंग, एल रिंग, पी रिंग आप मोटर बनाते समय इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर है तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। लेकिन देखिए ये रचना आपको कहाँ देखने को मिल रही है, एक छोटी सी जो सूक्ष्म जीव है बैक्टीरिया, उसके पूंछ और शरीर के जुड़ाव के अंदर ये भाग आपको वो मोटर के भागों के समान रचना किया हुआ मिल रहा है। आप सोच कर देखिए मोटरों का उगम कहाँ से हुआ होगा, लोगों के दिमाग में मोटर बनाने का उगम कहाँ से आया होगा। आपने कभी सोचा है इसके बारे में? जीव जो सूक्ष्म जीव है जिसको हम इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप में डालकर देख रहे हैं, ये जीव की रचना को लोगों ने मोटर बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया। अब आप इसको देखिए जो आपके थंबनेल के ऊपर दिखाया जा रहा है, इक्विवेलेंट मॉडल, यानी बिल्कुल वही तरीका जो आपने बैक्टीरिया के पूंछ और उसके शरीर के जुड़ाव में देखा हुआ है, वही तरीका, वही ढांचा आपको मोटरों में बनाया हुआ मिलता है। जो मशीनरी पार्ट्स बनाते हैं लोग, उसके अंदर आपको वही स्ट्रक्चर बनाया हुआ, वही ढांचा बनाया हुआ आपको मिलेगा। अभी जो आप मोटर को देख रहे हैं इस थंबनेल के अंदर, ये इलेक्ट्रिकल मोटर है ये। ओके, तो आपने इस इलेक्ट्रिकल मोटर का ढांचा कहाँ से प्राप्त किया, आपको क्या लगता है? ये सेम टू सेम ढांचा जो है ये मैंने आपको बताया, बैक्टीरिया का जो पूंछ है उसका शरीर के साथ जुड़ा हुआ जो रहता है, उस जुड़ाव के वहाँ पे ये मोटर का आकार का उसका ढांचा रखा हुआ है परमेश्वर ने। वो ही ढांचा को इन लोगों ने मोटर बनाने में इस्तेमाल किया। वो इलेक्ट्रिक मोटर का आपने चित्र देखा है। अब आप जो थंबनेल के अंदर देख रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं आपको कि मनुष्य का शुरुआत जो होता है, ओके, शारीरिक अवस्था का असलियत में उसकी जड़ तक हम कैसे पहुंचते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपको एक मैप की तरह बताएगा असलियत जो शारीरिक अवस्था की है, किस प्रकार से वो अपने जड़ तक पहुंचता है। देखिए एक शरीर है मनुष्य का, उसके बाद वो शरीर को अगर देखेंगे तो वो कैसे बना है, वो ऑर्गन्स के द्वारा बना है। वो शरीर के अंदर, शरीर का ऑर्गन्स का मतलब क्या है? अवयवों से बना है। ओके, उसके अंगों से बना है, अलग अलग अंग है उसके। ओके, और फिर बाद में अगर वो अंग कैसे बने, हम वो अवयव कैसे बने, अगर हम इसकी जांच करेंगे तो वो
एक छोटे छोटे टिश्यूज से बने हैं, धातुओं से बने हैं, धातु नहीं सॉरी, टिश्यूज को तंतु कहा जाता है। ओके, जैसे वो धागों की तरह होते हैं, ठीक है, धागों की तरह गुच्छे होते हैं, तो टिश्यूज से अवयव को बनाया जाता है। अगर टिश्यूज कैसे बनते हैं अगर हम ये पूछेंगे तो सेल्स से बनते हैं। अब सेल्स का मतलब हिंदी में क्या बनता है, कोशिकाएं, कोशिकाओं से तंतु बनते हैं, मांसपेशियां बोलते हैं ना, तो वो मांसपेशियों से तंतु बनते हैं, कोशिकाओं से तंतु बनते हैं। अब अगर हम बोलेंगे ये कोशिकाएं कैसे बनती है, ओके, तो यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर रोबोट से बनते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे कण होते हैं वो एक रूप ले लेते हैं, आकार ले लेते हैं, उससे वो पेशियां बनते हैं, कोशिकाएं बनते हैं। अगर हम बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूलर रोबोट्स कैसे बनते हैं, फिर से आपको दोबारा उससे छोटे कण होते हैं, उस छोटे कण में से ये मॉलिक्यूलर रोबोट्स बनते हैं। अगर आप पूछेंगे कि ये छोटे कण कहाँ से बनते हैं, वो छोटे से भी और छोटे कण होते हैं, उनके एकत्रित करने से वो एटॉमिक स्ट्रक्चर बनते हैं। अगर आप बोलेंगे ये छोटे से छोटे कण कहाँ से बनते हैं, तो आप अगर ये छोटे से छोटे कण को काटेंगे तो आपको ये कहीं के नहीं मिलेंगे, वो सब जगह फैले हुए मिलेंगे, उसका अस्तित्व आप खो देंगे। हालेलुया, उनका कोई जगह नहीं है, फिर ढूंढने का, उनको अलग करके परखने का उनका कोई पहचान नहीं है, खत्म हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार के मनुष्य का शरीर का रचना, उसकी जड़ जो है वो एक छोटे कण में बदल जाती है, वहां कण से शुरू होते होते वो मनुष्य के शरीर तक वो पूरा उसका शरीर बन जाता है। ओके, तो आप समझ जाइए कि किस तरह से परमेश्वर की रचना है ये। अब हम देखेंगे कि जो सेल है वो किस प्रकार से बनता है। एक्चुअली देखा जाएगा तो सेल जो है ये एक प्रकार का क्या कहते हैं उसे, एक प्रकार का फैक्ट्री जैसा है। ओके, जैसे एक फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे मशीन्स होते हैं, मशीन्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ओके, तो फैक्ट्री खाली खाली पड़ी हुई नहीं रहती है, उसमें बहुत कुछ काम काज जोरों शोरों से चल रहा होता है। तो ये सेल बिल्कुल उसी के समान है, एक छोटा सा मिनिएचर है ये, एक छोटी सी चीज है ये, लेकिन अगर देखा जाएगा तो एक बड़े फैक्ट्री के समान इसके अंदर कामकाज चल रहे होते हैं। कितना भयानक है ये हमारे शरीर की रचना। हमको ये सोच कर भी डरावना लगता है कि एक छोटी सी कोशिका जो है, ओके, एक छोटी सी कोशिका जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको हम माइक्रोस्कोप में से भी देखना मुश्किल होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेकर देखने से भी बहुत मुश्किल से हमको उसके बारे में कुछ पता चलता है। इसके अंदर की हम बात कर रहे हैं, इसको कैसा रचना किया होगा परमेश्वर ने। जैसा एक फैक्ट्री रहता है उस प्रकार का एक शहर है, शहर के अंदर फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर जितने मशीन होते और जैसे उसके भाग दौड़ चल रही होती, जिस प्रकार से उसके अंदर कामकाज चल रहे होते, उस प्रकार का सब कुछ फंक्शनिंग इस कोशिका के अंदर हो रहा होता है। हालेलुया, ये बहुत भयानक लगता है, डरावना लगता है जब कोशिका के अंदर ये एक इतना भयानक चित्र हम देख पाते हैं कि ऐसा बिजी शेड्यूल चल रहा है सेल्स के अंदर, ऐसा बिजी फैक्ट्री है, इतना व्यस्त है अपने काम के अंदर कि और रुक नहीं सकता है और इतना स्पीड के साथ उसका काम चल रहा है। एक छोटी सी दुनिया है, इस सेल को देखेंगे, कोशिका को देखेंगे, एक छोटी सी दुनिया है जिसके अंदर की व्यवस्था सब कुछ मिरेकलसली चल रही है, अद्भुत चमत्कार के रीति से चल रही है। वो उसको कोई देखने वाला नहीं, उसके कोई देखभाल नहीं, कुछ नहीं, वो अपने काम किए जा रही है और आपको पता भी नहीं आपके शरीर के अंदर है ये। हालेलुया। अब हम देखेंगे कि इसके बारे में एक वैज्ञानिक क्या बोलते हैं। देखिए, ये माइकल डेंटन, ओके, 1986 के ये वैज्ञानिक है, ये इवोल्यूशनिस्ट है ऑस्ट्रेलिया के, और ये बोलते हैं, इंग्लिश में इन्होंने लिखा है, ऑल्दो द टाइनीएस्ट बैक्टीरियल सेल्स आर इनक्रेडिबली स्मॉल, ईच इज इन effect a veritable miniaturized factory containing thousands of exquisitely designed pieces of intricate molecular machinery made up of, my God, ये तो hundreds of
billions, millions, trillions, okay, atoms, far more complicated than any machine built by man and absolutely without parallel in the non-living world. अगर मैं इसको हिंदी में उन्होंने क्या बोला ये बताऊं तो इस प्रकार से है ये। उन्होंने इस प्रकार से बोला है कि यद्यपि सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं अविश्वसनीय रूप से छोटी होती है, जिनका वजन 10 या 12 जैसा बोलते हैं ना कि ग्राम से भी कम होता है, मतलब वो वाला ग्राम नहीं जो 10-12 ग्राम, ये मिलियंस ऑफ मिलियंस है, ओके, से भी कम होता है। प्रत्येक वास्तव में एक वास्तविक सूक्ष्म लघु कारखाना है जिसमें जटिल आणविक मशीनरी के हजारों उत्कृष्ट रूप से डिजाइन किए गए टुकड़े होते हैं जो कुल मिलाकर 1 लाख मिलियन परमाणुओं से बने होते हैं, जो कहीं अधिक जटिल होते हैं। मनुष्य द्वारा निर्मित किसी भी मशीन की तुलना में और निर्जीव दुनिया में बिल्कुल कोई समानता नहीं है। हालेलुया। तो आपको समझ में आएगा कि ये इतनी भयानक कोशिकाएं होती है कि इसके रूप में दूसरा कोई बना नहीं सकता है, इसके रूप में और कोई बन नहीं सकता है। इतनी भयानक तरीके से इसका कार्य चलता रहता है अंदर ही अंदर, और इसके अंदर के कोई भी चीज़ को किसी भी तरह का जुड़ाव या कोई प्रकार का फिटिंग या कोई प्रकार का मैकेनिज्म करने वाला कोई नहीं है। ये कोशिकाएं अपने अंदर इनबिल्ट है काम करने के लिए, फैक्ट्री के अंदर करते हैं उस प्रकार का काम करते रहने के लिए, अपने अंदर से ये इनबिल्ट है। हालेलुया। इसके लिए जो डार्विन है उसकी थ्योरी जो बताती है कि ये एक बहुत ही साधारण होती है कोशिकाएं, ये जरा भी मंजूर किया नहीं जा सकता है, क्योंकि कोशिकाएं एक भयानक कार्य के साथ अंदर काम कर रही होती है। वो उसके अंदर एक छोटा शहर की तरह दुनिया बसी हुई है। उस दुनिया के आप अगर जानकारी करेंगे तो बहुत सारे मशीनरी है उसके अंदर, एक फैक्ट्री की तरह वो काम कर रही है कोशिका अपने अंदर। वो इतनी बड़ी दुनिया बैठा कर रखी है, तो वो साधारण कोशिका बोला नहीं जा सकता है। अब देखिए, ये साधारण कोशिका अगर कोई बोलता है तो क्या सच में ये साधारण लगेगा आपको? यहाँ पर देखिए, आपको थंबनेल में दिखाया है, इसके अंदर रोबोट की तरह मशीन लगी हुई है जिसको प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। इसके अंदर 3000 कण है जो 3 डायमेंशंस के कॉन्फ़िगरेशंस में रखे गए हैं। 3 बाजुएं हैं उसकी, ओके, और उसको अरेंज करके रखा गया है। एक एक एटम को 3 बाजू है, और 3 बाजू वाले एक एक एटम को 3000 है, वो उनको रचना करके रखा गया है, ओके। उसके अंदर भी अलग अलग तरीके हैं, उन कोशिकाओं के अंदर भी अलग अलग कण है जो 100 से 1000 अलग अलग तरीकों वाले वो दिखाई देते हैं। इस प्रकार के उसके अंदर और कण है, उसके अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसका वार्तालाप होता रहता है। इस प्रकार से उसके कामों को नियंत्रित करने वाला, उसको तैयार करने वाला और उसको रिपेयर करने वाला, दुरुस्ती करने वाला, ये सब कुछ भी उसके अंदर हो रहा होता है। क्या आप इसे साधारण एक कोशिका बोल सकते हैं? ये सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद कोई भी हिम्मत नहीं करेगा कोशिका को साधारण कोशिका बोलने की। इतना ही नहीं है, इसके अंदर जो मैकेनिज्म है वो एक योद्धा की तरह भी है। जब कुछ भी अलग चीज़ें इस शरीर के अंदर आ जाती है, वो सेल्स के अंदर इतनी कुव्वत भरी हुई है, इतनी ज़्यादा उसके अंदर शक्ति भरी हुई है कि वो सब कुछ को फाइट करने के लिए भी तैयार हो जाती है। यानी इसके अंदर ये छोटी सी मात्रा जो कण के अनुसार है, अगर हम उसको इकट्ठा करेंगे, ओके, और एक टेनिस बॉल के आकार का उसका जितना हम उसको देखेंगे, तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक रचना इस प्रकार से है, जो आपको एक मॉडल की तरह मैं दिखा रहा हूँ। ये चक मिसलर ऐसे बोल रहे हैं, एक मॉडल की तरह मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर एक टेनिस बॉल को आप दिमाग में लाइए, अगर इकट्ठा करें तो ये मॉडल में आपको 1000 मिलियन टाइम्स बड़े आकार में ये छोटा सा
सेल के अंदर आपको कण मिलेंगे। ओके, इसका एक एक छोटा छोटा कण मिला के टेनिस बॉल तक ही हमने बनाया है। अब इसके बाद इसके अंदर 100 मिलियन एटम्स है। एक मिनट में एक एटम 19 मिलियन ईयर्स के बराबर का कुवत रखता है। वो डायामीटर में देखा जाएगा तो 10 मील दूर तक फैल सकता है। आपको क्या लगता है ये साधारण बात है? ये बहुत भयानक बात है। अब हम देखेंगे अगला। अब हम देखेंगे कोशिकाओं में क्या क्या रहता है, किस प्रकार की रचना है उसके अंदर। अब यहाँ पर आप रचना में देख सकते हैं कि जो सेल कोशिका होती है उसके अंदर जो बाहरी आवरण रहता है, उसका बाहर का आउटलाइन रहता है, जो उसके अंदर से आपको सिग्नल्स मिलते हैं। ओके, वो एक प्रकार का दरवाजे के जैसा, गेट जैसा रहता है। उसके अंदर से कुछ चीज़ें अंदर जाती है और कुछ चीज़ें बाहर आ जाती है। वो सिग्नल की तरह भी रहता है, कुछ चीज़ें वो रिसीव करता है और कुछ चीज़ें वो निकाल देता है। ओके, तो ये बाहर का उसका अपना एक कवरिंग रहता है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब उसके बाद ये संदेशा का वाहक यहाँ से रास्ता रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से बाहर जाता है, अंदर आता है, इस प्रकार से। अब दूसरा, इसके अंदर की तरफ आने के बाद आपको साइटोप्लाज्म मिलता है। एक प्रकार का बहुत ही मज़ेदार पदार्थ रहता है, ये कलरफुल रहता है। ये इसके नाम के तरीके से तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा ये इसका मतलब क्या बनता है, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ये कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर सारे प्रकार के जानकारियां इकट्ठे करके रखी होती है। यहीं पर सब जन आकर मतलब पूछताछ करके चले जाते हैं, क्योंकि इसके पास सारी जानकारियों का कोठा रहता है। न्यूक्लियस के अंदर और एक चीज़ है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। यहाँ पे एक प्रकार से कोई चीज़, पदार्थ का तैयार किया जाना होता है, प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, सृष्टि होती रहती है यहाँ पर। ओके, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिक होता रहता है। ये एक फैक्ट्री की तरह रहता है। न्यूक्लियोलस जो है ये एक फैक्ट्री की तरह रहता है। इसके अंदर प्रोडक्शन होता रहता है, इसके अंदर कुछ तो बन रहा होता है और लगातार बन रहा होता है, और वो बनाने वाली मशीन जो इसके अंदर है उसी को हम बोलते हैं एक फैक्ट्री की तरह है ये, और ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज है। उसके सारे यंत्र ऑटोमेटिक चलते रहते हैं और उसके प्रोडक्ट को बनाते रहते हैं। अब इसके बाहर आप देख सकते हैं छोटे छोटे लाल रंग के आप चित्र देख रहे हैं, इसको माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। ये पावर प्लांट्स है, ये पूरे काम करने वाले चीज़ों को एनर्जी देते हैं। ओके, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। छोटे छोटे प्रकार के जो शहर रहते हैं पूरे जगह में एक 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 ढांचे में वो जाकर प्रवेश करते हैं और वहाँ पर वो एनर्जी की सप्लाई करते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ये एनर्जी का कोठा बना के रखने वाला चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक छोटा सा हरा रंग का चीज़ दिखाई देगा, उसको गोल्गी एपैरेटस कहते हैं। यहाँ पे आपके फैक्ट्री में जो तैयार हो गया है, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी देकर वहाँ पर एनर्जी सप्लाई करके पावर प्लांट बन के सबको काम करने का मदद किया है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद में अब यहाँ से चीज़ों को लेकर जाया जाएगा, इसके ऊपर प्रक्रिया की जाएगी और इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, शिपिंग, एक्सपोर्ट, प्रिपरेशन, ये सारे फैक्ट्री के जो काम होते हैं ये गोल्गी एपैरेटस करता है। इसके बाद आपको छोटे छोटे जो स्पॉट्स दिखते हैं ब्राउन कलर के, ये सारे वेसिकल्स कहा जाता है, जिसके अंदर से जो भी डिस्पोजल है, ओके, जो भी कचरा है, जो नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें यहाँ से वो लेकर जाने वाले ट्रांसपोर्टर्स हैं। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार के ये ऑटोमेटेड फैक्ट्री से हमारे सेल्स के अंदर है ना क्या क्या चल रहा है। एक फैक्ट्री के रूप में उसके सारे कामकाज चल रहे हैं और फिर बाद में उसका प्रोडक्शन लेकर जाने वाले भी है, उसके शिपिंग भी है, उसका एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है, उसकी पैकेजिंग भी किए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारा एक फैक्ट्री की तरीके का वहाँ पर काम चल रहा है ये छोटे से कोशिका के अंदर।
अब अगर इसकी गिनती देखोगे तो ये एक नहीं है, दो नहीं है, ये हजारों हजारों, 100 हजारों की गिनती में इतनी सारी कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर, एक एक कोशिका के अंदर फैक्ट्री की तरह काम चल रहा है। यानी कितना बिजी शेड्यूल हमारे शरीर के अंदर चल रहा है। जब ये एक फैक्ट्री की तरह चल रहा है, हजारों की संख्या में ये सेल्स हमारे अंदर है, इनके अंदर भाषाएं हैं, वो एक दूसरे को समझ रहे हैं, गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, वो अपनी अपने कामकाजों में व्यस्त है। और कुछ आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस, डिकोडिंग सिस्टम्स, मेमोरी बैंक से इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर हो रहे हैं इनके अंदर। आप कैसे क्या इसे सिंपल सेल कह पाओगे। उत्कृष्ट तरीके का कंट्रोल सिस्टम है इसके अंदर, ऑटोमेटिक रेगुलेशन किया जाता है इसके अंदर, सब चीज को इकट्ठा रखने का काम यहाँ पर किया जाता है। एक पहले से निर्धारित किया हुआ इसके अंदर का फैब्रिकेशन है, यानी कि पहले ही उसके बारे में सोचकर उसको बनाया गया है। उसका मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन है, यानी एक आकार है, उसको एक विशेष ढांचा है उसके अंदर। सोच कर देखिए, परमेश्वर ने इतनी छोटी चीज को इतना कैसे क्या बनाया होगा। आपको कितना कुछ इसके अंदर मिलता है जो आपको आपके पढ़ाई के अंदर से सीखने के वक्त ऐसी हैरानी नहीं हुई होगी। ये इतना कुछ इसके अंदर रखा गया है। इसके लिए आपको मनुष्य के शरीर का जानकारी नहीं है, आपको उसका महत्व नहीं लगता है। क्या खाना है, क्या पीना है, आपको फर्क नहीं पड़ता है, आपको मन चाहा जैसे आप रह लेते हो। लेकिन आपको नहीं पता है कि आपके शरीर के अंदर ये कोशिकाएं आपको संभाल रही है, आपके शरीर का सब कुछ को वो ठीक रख रही है। आप उसके ऊपर दबाव डालते जाते हैं, आप अपनी व्यवस्था ठीक से नहीं पालन करते, और फिर ये कोशिकाएं आपको मजबूती है इसका आपको ध्यान भी नहीं रहता है। जबकि आपने यही पढ़ाई किया है, अपने स्कूलों कॉलेजों में यही पढ़ाई करके आप आए हैं, लेकिन आपको फिर भी इसका महत्व समझ में नहीं आया। आपको लगता है शरीर एक सादा मिट्टी का ढांचा है, बस वो क्या है, बस जिएगा उतना जिएगा, मरेगा उतना मरेगा। लेकिन आपको पता है इसके अंदर क्या क्या चल रहा है। एक बड़ी सी फैक्ट्री के समान एक कोशिका के अंदर काम चल रहा है। आप सोचिए, हजारों की संख्या में कोशिकाओं को यहाँ पर हमारे अंदर रखा गया है। एक फैक्ट्री की तरह, एक शहर की तरह आपका शरीर है, जिसके अंदर ये कोशिकाएं एक फैक्ट्री की तरह काम कर रही है। अगर आप एक फैक्ट्री में काम करने के लिए चाहेंगे तो आपको क्वालिटी अश्योरेंस का डिग्री लेकर जाना पड़ता है, मैकेनिकल इंजीनियर का मशीन सीखा हुआ डिग्री लेकर जाना पड़ता है। वहाँ पर भी आपके काम फेल हो सकते हैं, आपके हाथों से गलती हो सकती है। लेकिन देखिए, ये कोशिकाएं हैं जिसके अंदर ऐसे प्रकार के मशीनरी पार्ट्स हैं, ऐसे प्रकार के फैक्ट्रीज के जो रहते हैं कामकाज वो हो रहे हैं, लेकिन कोई गलती नहीं, किसी भी तरह से किसी भी जगह में कोई गड़बड़ी नहीं। अपना काम दिन और रात हर समय पल पल वो करते जा रहे, लेकिन कोई प्रकार का आपके अंदर कुछ भी नुकसान नहीं कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं आपने किया हुआ पढ़ाई लिखाई क्या काम का है, जो आप बाहर जाके जो सीखा हुआ चीज है उसकी भी बातों में गलती कर बैठते। परमेश्वर ने तैयार किया हुआ सिस्टम कैसा है देखिए, जिसको कोई देखने वाला नहीं है, उसको रचना करके दे दिया है, वो अपना काम किए जा रहा है और कोई गड़बड़ी भी नहीं कर रहा है। चक मिसलर बताते हैं कि एक ऐसा समय था कि एक जगह पर वो फोर्ड कंपनी में काम कर रहे थे। उस जगह का एक विशेषता ऐसा था कि वो ऑटोमेटेड मैकेनिज्म के ऊपर चलती थी वो कंपनी, और बहुत लंबे दौड़ उसके कंपाउंड के थे, और उसके अंदर सब कुछ ऑटोमेटिक चलता था। जब वो फोर्ड, जो रिवर रॉज प्लांट था उसका नाम, और वो डियरबॉर्न मिशिगन, डियरबॉर्न ये एक मतलब नाम है, वहाँ वो इंसान का वो फैक्ट्री था। ओके, तो इस जगह पर ये एक तरह था यहाँ का कि जो रॉ मटेरियल्स रहता है कंपनी में, कार का जो रॉ मटेरियल्स रहता है उसका एक प्लांट रहता है, मैन्युफैक्चर करने का प्लांट रहता है, जिसके अंदर स्टील, ग्लास या पेंट करना होता है। और दूसरा एक ऑटोमेटिक प्लांट उनके यहाँ पे था, वो है इंजीनियर का जो काम था वो भी उसमें ऑटोमेटिकली किया जाता था, कोई इंसान वहाँ पर नहीं था। वहाँ से निकलने के बाद में असेंबली किया जाता था, जितने पार्ट्स बनाए गए रॉ मटेरियल के द्वारा, मैन्युफैक्चर के द्वारा और पेंटिंग के द्वारा, जो भी करके लाइन में लिया गया, वो सब कुछ असेंबली किया जाता है। उसका भी एक ऑटोमेटिक प्लांट
रहा करता था। अब उसके अंदर जो ऑप्शनल कलर्स रहते थे, मॉडल्स रहते थे, वो सब चॉइस करने का भी ऑटोमेटिक रहता था उनके पास। कोई इंजीनियर वहाँ पर काम करने के लिए खड़ा नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक फैक्ट्री के साथ बनाया हुआ था। और उसके बाद आखिरी में नया कार आपको दूसरे जगह से बाहर निकलते हुए मिलेंगे। अलग अलग रंग के, अलग अलग मॉडल्स के, अलग अलग तैयार हुए कार आपको कुछ घंटों के बाद बाहर निकलते हुए प्राप्त होंगे। आप देखेंगे ये इंसान ने ये प्लांट को इतना ऑटोमेटिक सिस्टम में बनाया है कि आप अगर वहां जाओगे तो आप ऐसे सोच में पड़ जाओगे, कोई इंसान दिख नहीं रहा है लेकिन सब कुछ बिजी है, यहाँ पर सब कुछ काम हो रहा है यहाँ पर। तो आपको लगेगा मैं यहाँ कैसे आ गया, यहाँ तो कोई इंसान भी नहीं दिख रहा है। तो इंसान देखने को आप तरस जाएंगे, लेकिन वह इंसान नहीं, सब कुछ मशीन के द्वारा काम हो रहा होता है। मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूँ, चक मिसलर बोलते हैं, क्योंकि आप एक बार विजिट करके देखिए। अब तो वहाँ सब ज़्यादातर टूट फूट गया है, लेकिन अगर आप वहाँ जाना चाहेंगे तो आपको कौन सा एरिया आपका ऑटोमेटिक सिस्टम का आप देखना चाहते हैं आपको बताना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ लेकर जाया जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लांट है। उसके अंदर एक इंसान इतना लंबा समय काट नहीं पाएगा, इतने मशीन वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर एक विजिट करके आप देख सकते हैं जितना उस फैक्ट्री के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम के फैक्ट्रीज बने हुए हैं, पार्ट बने हुए, उससे भी कई गुना ज़्यादा हमारे सेल के अंदर ऑटोमेटिक फैक्ट्रीज है। हालेलुया। तो उसके कंपैरिजन में बाहर दुनिया के अंदर आपको कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं मिल सकता है जितना हमारे सेल के अंदर ऑटोमेटिक फैक्ट्रीज की रचना परमेश्वर ने कर रखी है। ये बात आपको चक मिसलर बताना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपको चक मिसलर बताते हैं कि कैसे प्रकार का भिन्नता है हमारे सेल की, जितनी प्रशंसा की जाए, किस प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग उसके अंदर एक फैक्ट्री के रूप में बनाया गया है। आप पृथ्वी के ऊपर वैसे अंदर की रचना कहीं पर आपको मिलेगी नहीं। उसके अंदर एक खासियत और भी है, हमारे कोशिकाओं के अंदर एक और खासियत है कि वो पूरा का पूरा उसका जो ढांचा है, उसका अस्तित्व है, नया रूप से वो तैयार हो सकता है और एक बार उसका रिप्लिकेशन हो सकता है, यानी सेम टू सेम और भी बन सकते हैं, कुछ ही घंटों में वो बन जाते हैं। ओके, ये तरीका आपको इस दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। और ये खास तरीके से मैं एक डीएनए के ऊपर आपको बताना चाहता हूँ। कुछ चीज़ है आपको, ये कोशिकाओं के साथ हमने बातें करने के बाद में अब कुछ चीज़ें हैं जो डीएनए के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके पहले ये एक बात आप सुन लीजिए कि ये जो कोशिकाएं होती है, इसके अंदर की एक खास बात ऐसी है, पहले ये जन्म कैसे हुई, ये कोशिकाएं जो होती है ना, कोशिकाएं पहली वाली जो कोशिका है उसके अंदर से ही ये दोबारा जन्म होती है। ओके, मतलब उसके अस्तित्व को होने के लिए पहले कोई कोशिकाएं होनी चाहिए। ओके, तो हम अगर अपने पूर्वजों तक पहुंच जाएंगे तो हमको समझ में आएगा हमारे पूर्वजों के पास जो कोशिका थी वही कोशिका ने अपने आप को बढ़ा लिया है, और अभी तक हमारे अंदर जो कोशिका है वो पहले वाले कोशिका है ना, उसी में से हम आगे आए हैं। ओके, अब हम जो है हमारे आगे वाले पीढ़ी में यही कोशिकाएं हमारे आगे वाले पीढ़ी में जाकर बढ़ जाएगी। यानी कोशिका हमारे शरीर में होने के लिए सबसे पहले कोशिका होने की जरूरत है कहीं तो। अगर कोशिका है तो फिर वो बाद में आगे जाके दोबारा से बढ़ती जाएगी। यानी आप कोशिका को ऐसे ही हवा में तरंगते हुए नहीं पाएंगे, वो उसको पहला अस्तित्व होना चाहिए। अगर उसके पास पहला कहीं अस्तित्व है, उस अस्तित्व में से वो दोबारा से अगला अस्तित्व को बना पाती है। अब डीएनए के बारे में हम बात करेंगे। डीएनए के बारे में बात करते समय हम एक उदाहरण को लेंगे। जो एक मछुआरा रहता है, उसके पास एक धागा रहता है और उसके टोक को वो मछली पकड़ने वाली कोई भी चीज़ लगाकर उसको पानी में फेंकता है। अब यहाँ पर एक ऐसा चुनौती है, अगर एक मछुआरे के पास जो मछली पकड़ने के लिए धागा रखा गया है, उस धागा को अगर गिनती में किया जाएगा तो 125 मील दूरी वाला वो उसके पास फिलामेंट होना चाहिए, जिसके द्वारा वो मछली को पकड़ने के लिए भेजेगा उस धागे को। 125 मील दूरी तक वो जाना चाहिए।
ओके। और वो इतनी मोटी होनी चाहिए कि जैसे उसके दो धागा मिलाने की वजह से कितना मोटा होता है, उस प्रकार के 2 मोटे धागे उसको फेंकना है, ठीक है। और अगर वो उसे फेंकता है तो वो एक तरह का बास्केटबॉल जैसा जो चीज़ रहेगा, उसके अंदर वो कुछ जो बोलते हैं ना धागा का पूरा रोल बंच, वो बास्केटबॉल जैसा है ना, उसके अंदर वो उस रोल को रखेगा और फिर उसको फेंकेगा ताकि वो एक दूसरे के अंदर अटक ना जाए, ठीक है। अगर आप ये करके देखिए फिर भी वो अटका हुआ मिलेगा आपको, वो खुला हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चुनौती है। ये एक मछुआरे के बारे में मैंने इसीलिए बताया, चक मिसलर बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा डीएनए है, उस डीएनए के अंदर आपको इतनी दूरी वाले 2 धागे रहते हैं और वो किस प्रकार से एक बक्से के अंदर छोटा बास्केटबॉल जैसा रहता है, उसके अंदर इसे रखा हुआ मिलता है आपको। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि अगर आपने इसको कितनी भी बार ठीक से करके आपने उसको फेंकने की कोशिश की तो भी आपको वो अटका हुआ मिलेगा। आप ठीक तरह से उसे 125 मील की दूरी तक लगातार उसे छोड़ते हुए नहीं जा पाएंगे, वो एक दूसरे में अटका हुआ रहेगा। आप सोचकर देखिए कि ये एक डीएनए का धागा ही समझ लीजिए, ये 2 धागे हैं डीएनए के और सेल के अंदर, कोशिका के अंदर रखे हुए हैं। आप सोचकर देखिए कि किस प्रकार से इसके अंदर के कितने सारे इंफॉर्मेशंस बाहर निकलते हैं, दोबारा अंदर जाते हैं, कैसे क्या इसका मैनेजमेंट होता होगा। और वो एक दूसरे के अंदर वो अटके हुए भी नहीं पड़े रहते हैं, एकदम फ्री फ्लोइंग रहते हैं। अगर आप दुनिया भर के लाइब्रेरी को देखेंगे तो दुनिया भर की लाइब्रेरी को क्या पता चलता है आपको कि ये पढ़ने के लिए रखे हुए किताबें हैं। आपने उसको कितना पढ़ा है, कितने लोगों ने उस लाइब्रेरी को पढ़ा है, कितने लोगों को पता है कौन से लाइब्रेरी में कौन सी बातें हैं। आप 1-2 लाइब्रेरी को जानते होंगे, लेकिन पूरी दुनिया भर की लाइब्रेरी को एक इंसान जानता है, तो आप समझ जाइए वो इंसान की हालत कैसे रहेगी, कितना कुछ उसके पास पावर है, ज्ञान है कि वो सारी चीज़ों को जानता है। इस प्रकार का है ये डीएनए। ये डीएनए एक पूरी दुनिया भर की लाइब्रेरी को जितना बुक्स रहता है उस प्रकार का इसके अंदर इंफॉर्मेशन है डीएनए के अंदर। हमको देखने में साधारण लगता है डीएनए, लेकिन ये डीएनए के अंदर पूरे दुनिया भर के अंदर जो लाइब्रेरी होती है उतने सारी जानकारियाँ इस डीएनए के अंदर पड़ी हुई होती है। जब कोशिकाएं कुछ भी करती है तब उसके कोशिका के अंदर कुछ भी चल रहा होता है और उसको कोई ज़रूरत लगती है तो ये डीएनए मास्टर लाइब्रेरी है। तो डीएनए के पास ये कोशिका के अंदर की कुछ चीज़ें चली जाती है और इन्फॉर्मेशन को निकाल कर लेकर आती है। अब इन कोशिकाओं के अंदर जो छोटे कण हैं उनको कैसे पता है कि मुझे जो जानकारी चाहिए वो कहाँ पर होगी। मैंने आपको उदाहरण दिया, पूरी दुनिया भर में जितनी लाइब्रेरी है इकट्ठा करके उसके सारे, अगर आप बुक्स को के अरेंजमेंट को समझना चाहेंगे असंभव हो जाता है, लेकिन कोशिका के अंदर की हर एक कण जो है वो जानती है इतनी बड़ी कोशिका, इतने बड़े डीएनए के अंदर कहाँ पर मेरा काम होने वाली चीज़ पाई जा सकती है, मुझे जानकारी चाहिए वो कहाँ से मिल सकती है। और इसी में से ये कोशिका क्या करती है कि रेप्लिकेट करती है, डुप्लीकेट करती है, कॉपी करती है, दोबारा से उसे तैयार करती है। ये सारी चीज़ें उस फैक्ट्री के अंदर, कोशिका के अंदर चल रहा होता है, जिसके लिए जो चाहिए वो डीएनए के अंदर से निकाल कर लिया जाता है। और ये डीएनए देखा जाएगा तो एक पूरे संसार भर के लाइब्रेरी जैसे रहती है। वो लाइब्रेरी के अंदर एग्जैक्टली आपको कौन सा क्या चाहिए, कहाँ पर मिलेगा, ये कोशिका के अंदर के सारे एलिमेंट, सारे एटम्स को उसकी खबर है। कितना भयानक लगता है इस बात को समझने के बाद। अब एक अलग सी बात है यहाँ पर, माइटोसिस मिस्ट्री, रहस्य। एक माइटोसिस नाम का एक चीज़ है कोशिका में, जिसके बारे में आपको समझ में आना है कुछ, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसका रहस्य क्या है। माइटोसिस ये एक ऐसा प्रकार का काम है जो क्या करता है, जो पहले वाला सेल होगा वो अपने आप को तोड़ता है और सेम टू सेम तैयार हो जाता है। यानी पहले एक सेल था तो अपने आप को तोड़कर वो 2 सेल उतने ही साइज के, उतने ही काम करने वाले, उतने ही कुव्वत के बन जाते हैं।
ठीक है। अब ये टूटने के बाद में, दो बनने के बाद में, वो दोबारा से अपने आप को तोड़कर दोबारा दो बन जाते हैं। इस प्रकार से एक समय आ जाता है कि उसके अंदर विकसित होने लगता है, उनके जो संख्या है वो बढ़ने लगती है। एक समय में आ जाता है कि वो एक प्रकार का तंतु के फॉर्म में आ जाते हैं, और फिर वो तंतु जो है वो एक अवयव के फॉर्म में आ जाते हैं। अब आपको यहाँ पे एक सवाल हो सकता है, ये काम कर कौन रहा है? हालेलुया। तो ये तो माइटोसिस तो अपनी प्रक्रिया कर रहा है, लेकिन ये ऑर्गन बनने के बाद में, अवयव बनने के बाद में हमको समझ में आता है अवयव बना है करके। ओके, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत में एक छोटा सा जो ये कण था, कोशिका थी, जिसने अपने आप को तोड़कर दो बना दिया, दो सेम टाइप के, ओके, बिल्कुल समानता के। उन दोनों ने अपने आप को तोड़कर और ज़्यादा बढ़ा लिया, और ज़्यादा गिनती बढ़ गई उनकी, वो बढ़ते गए गिनती में, इकट्ठे हो गए और वो एक तंतु के फॉर्म में आ चुके। वो तंतु आगे जाकर एक अवयव के फॉर्म में आ जाता है, उसके आगे रचना बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब ये सारी रचना कौन रहा है? हर एक इंसान के अंदर ये ऐसा कौन कर रहा है? यही रहस्य की बातें आपको मैं बताना चाहता था कि ये माइटोसिस मिस्ट्री के अंदर। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अगर एक कमरे के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं और हर एक के पास एक एक जो संगीत बजाने वाले कुछ चीज़ें हैं, अगर सबके पास एक संगीत बजाने वाले जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है अगर उनको दिया जाएगा, तो अगर उनको सेम एक नोट्स दिए जाएंगे, वो सेम नोट्स को उनको बजाना है। ओके, अगर वो उस सेम नोट्स को बजाने के लिए उनको दिया गया, तो भी वो सेम नोट्स को इतने लोग इकट्ठे बजाने के वक्त में एक संगीत नहीं बनेगा, एक आवाज़ नहीं बनेगी, सबके अलग अलग आवाज़ आएंगे। अब आपको ज़रूरत लगेगी कोई एक इंसान सामने आकर खड़ा रहे और वो अपनी तरफ से अगुवाई करे, ताकि सब लोग उसको देखेंगे और उसके निदर्शनों के ऊपर, मार्गदर्शन के ऊपर वो अपने गीतों को बजाएंगे। समझ में आया? तो आपको एक मार्गदर्शन करने वाला सामने अगुवा खड़ा होना आपको ज़रूरी लगता है, क्योंकि ऐसा तो सबके पास नोट्स रहने के बावजूद आप एकता के साथ एक संगीत बनकर नहीं बजा सकते हैं। इसके ऊपर से आपको समझ में आएगा कि इस कोशिका के अंदर इस प्रकार का अगुवा कौन है। फिर इन कोशिका के अंदर ये सारी चीज़ों को बनने के लिए जो कोशिकाएं एक अपने अंदर से टूटकर नए नए बन रहे हैं और एक अवयव बन जाते हैं, कोई एक हड्डी बन जाता है, कोई मांसपेशी बन जाता है, कोई प्रकार से वो शरीर के अंदर का कुछ हाथ बन जाता है, पैर बन जाता है। ये सारी चीज़ें बनने के लिए ये एक एक कोशिका जो है टूट कर अपने आप को दोबारा से नया बनाकर गिनती में बढ़ते जा रहे और फिर ये प्रकार के अवयव बनते जा रहे। तो इनके अगुवाई कौन कर रहा है? समझ में आया आपको? तो ये प्रकार का सवाल हमको पड़ता है जब हम माइटोसिस मिस्ट्री को देखते हैं।